ड्रामे की शुरुआत एडिन से होती है, जो कि शहर का बिगेस्ट माफिया बॉस है, जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है क्योंकि उसकी डिक्शनरी में माफी, दया और प्यार नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा मानो कि जैसे कि वो चलती फिरती किलिंग मशीन हो और यहाँ पर वो रात के अंधेरे में अकेला ही अपने एनिमी सहित उसके सारे आदमियों का काम तमाम कर देता है। तभी वहाँ पर एडिन का राइट हैंड अपने आदमियों के साथ में आता है और कहता है कि बॉस, हमने सुना है कि हमारे एनिमी ने आपके ऊपर हमला कर दिया है। तो एडिन कहता है कि वो ऊपर गया। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है, जिसके पीछे उसके आदमी उसे फॉलो करने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद में एडिन एक बार में इंटर करता है, जहाँ एक गरीब से दिखने वाली लड़की खूब पैसे उड़ा रही होती है, जिसे देख करके वो थोड़ा सा स्माइल करता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं हम जिया को देखते हैं, जो कि पैसे उड़ाने के बाद में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ पर बार का मैनेजर आता है और जिया से कहता है कि मैंने आपके लिए हैंडसम से मेल मॉडल का इंतजाम कर दिया है, जो कि आपका रूम में इंतजार कर रहा है। ये सुनकर के तो जिया काफी खुश हो जाती है और एडवांस में मैनेजर को पैसे दे देती है, जिसे पा करके तो वो काफी खुश हो जाता है। और यहाँ पर जिया सोचने लग जाती है कि आज तो मैं अपनी चुड़ैल सास के मेडिकल एक्सपेंस के सारे पैसे खर्च कर डालूंगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पिछले 8 सालों से अपनी सास की सेवा करती आ रही थी, जो कि पैरों से पैरालाइज थी। और जब से उसकी शादी हुई थी, वो बस एक नौकरानी की तरह घर में सर्वाइव कर रही थी, क्योंकि ना तो उसका हस्बैंड उसके साथ में रहता था और ना ही उससे प्यार करता था। इतना कम नहीं था कि आज उसे अपने पति की तरफ से डिवोर्स पेपर रिसीव होता है, जिसे देख करके उसकी सास उसे ताने मारने लगती है और जिया का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और उसकी सारी होप खत्म हो जाती है। उसकी सास उससे कहती कि अच्छा, वो जो मेरे बेटे ने तुम्हारे जैसी अगली औरत को तलाक देने का फैसला कर लिया, जो कि हमारी शैन फैमिली में 8 सालों से बैठ करके फ्री का खाना खा रही है। ये सुनकर के जिया और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती कि मैंने आपके बेटे के लिए अपनी करियर तक दांव पर लगा दी और अच्छे से अच्छी जॉब को ठुकरा दिया, क्योंकि पिछले 8 सालों से मैं आपकी देखभाल करती आ रही हूँ और बदले में मुझे क्या मिला? आपके ताने और अपने पति की बेरुखी। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जिया नशे में धुत मेल मॉडल का रूम ढूंढने लगती है और गलती से एडिन के रूम में इंटर कर जाती है, इस बात से अनजान की वो एक खतरनाक माफिया के रूम में इंटर कर गई है। एडिन उसे देख करके सोचता है कि मैंने तो किसी मेड को यहाँ पर नहीं बुलाया था। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है, तब तक तो जिया उसके करीब जाकर के उसे चिपक जाती है। इस बात से एडिन एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इस लड़की के करीब आने से मुझे डिस्गस्टिंग फील क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मेरी बीमारी की वजह से मुझ पर अटैक आ रहा है। यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे इस तरीके से छूना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। जिस पर जिया नशे में कहती कि मुझे तुम्हारे अंदाज काफी ज्यादा पसंद आया। इतना कह करके वो उसे किस कर बैठती है और जी भर के किस करने के बाद में वो उसकी टाई पकड़ करके उसे बेड की तरफ पुश कर देती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसके करीब जाकर कहती कि मुझे प्लीज करो। फिर होना क्या था, एडिन भी अपना सारा कंट्रोल खो देता है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। अगली सुबह जिया की जब आँख खुलती है तो वो एडिन को देख करके सोचती है कि कितना हैंडसम है, मैं फिर से इसे ही हायर करूंगी। और यही सोच करके वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर के बाद में जब एडिन उठता है तो वो देखता है कि उसके बगल से वो लड़की गायब है। जहाँ वो अपने राइट हैंड वेक्टर को कॉल करके कहता है कि डॉक्टर को मेरे पास भेजो, क्योंकि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करना है। जहाँ डॉक्टर कुछ देर में एडिन के पास पहुंचता है और वो इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है कि एडिन ने किसी लड़की के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लिया है और उसे किसी तरीके की परेशानी भी नहीं हुई। तो एडिन उससे कहता है कि बात को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, आखिर ये बताओ कि ये कैसे हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि मिस्टर एडिन वो लड़की आपके लिए कैंडिडेट हो और उसके साथ में ज्यादा समय तक रहने पर आपकी बीमारी भी सही हो जाए। ये सुनकर के विक्टर कहता है कि बॉस, हम उस लड़की को आपके लिए किसी भी तरीके से ढूंढ निकालेंगे, भले ही इसके लिए हमें पूरे शहर को जाम ही क्यों न करना पड़ जाए। इधर जिया शहर पहुंचती है अपने हस्बैंड की कंपनी, जहाँ रिसेप्शन गर्ल उससे पूछती कि आप कौन है, तो वो बताती कि मैं शैन की वाइफ हूँ। इधर ऑफिस के अंदर शैन अपनी मिस्ट्रेस को अपने गोद में लेकर के बैठा उसके साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा होता है, जहाँ उसकी मिस्ट्रेस उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स की डिमांड कर रही होती है। तभी वो बाहर जिया की आवाज सुनता है और उसे देख करके वो काफी ज्यादा डर जाता है और फौरन से मिंग को टेबल के नीचे छुपा देता है। पर तब तक तो जिया अंदर इंटर कर जाती है, जिसे देख करके वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर शहर क्या करने आई हो, तुम्हें गाँव पर रह करके मेरी माँ की देखभाल करनी चाहिए। इस बात पर जिया गुस्से से उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती कि तुम तो मुझसे डिवोर्स चाहते हो ना, फिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी। इतना कह करके वो उसे एक एग्रीमेंट देती है, जिसमें कि उसने 8 सालों का हिसाब मांगा था और उसके बदले में पैसे की मांग की थी एक केयर टेकर के तौर पर, क्योंकि उससे ज्यादा उसकी हैसियत उस घर में कुछ भी नहीं थी। इस बात पर शैन भड़क जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों की इतनी बड़ी लालची निकलोगी। जिस पर जिया कहती है कि मैंने अपने 8 साल का कीमती समय बर्बाद किया है, शुक्र मनाओ कि मैं पैसों पर बात खत्म कर रही हूँ, वरना अगर मैं चाह जाऊँ तो पूरे शैन परिवार को कोर्ट में घसीट सकती हूँ। ये सुनकर के शैन डर जाता है और सोचता है कि मुझे इसे डिवोर्स देने के लिए प्रवोक नहीं करना चाहिए था, भला मुझे इसकी जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। और यही सोच करके वो उससे माफी मांग करके उसे बटर मक्खन लगाने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनकर के तो मिंग को जैसे आगे लग रही होती है और उसकी जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो शैन के पैर पर चिकोटी काटने लगती है। यहाँ पर जिया इस बात को नोटिस कर लेती है और मिंग के हाथ को देख लेती है और सोचती है कि अच्छा तो ये मुझ पर चीट भी कर रहा है और इस डिवोर्स के पीछे किसी औरत का चक्कर है। यहाँ पर वो मिंग के हाथ पर जानबूझकर
करके अपने पैर को रख देती है और शैन के साथ में शैन की तरह खेलते हुए कहने लग जाती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो वो सारे पैसे मुझे दे दो ताकि मुझे यकीन आ जाए। इस बात पर शैन फौरन से अपना क्रेडिट कार्ड निकाल करके उसे दे देता है, जिसे लेकर के वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिंग बाहर निकल करके आती है और शैन को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इस बात पर शैन उसे हक करते हुए कहता है कि वो बस मेरी नजरों में एक अगली फेस से दिखने वाली नौकरानी की तरह है, जो कि मुझे फ्री में तो कहीं और नहीं मिल सकती है बेबी, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोला था। प्यार तो मैं बस तुमसे ही करता हूँ। इतना कह करके वो उसे किस करने लगता है, जिसे लाइव जिया अपने मोबाइल में देख रही होती है, क्योंकि उसने आते वक्त वहाँ पर एक कैमरा छुपा करके रख दिया था, जहाँ वो उस क्रेडिट कार्ड को निकाल करके कहती कि बस बहुत हुआ, अब मैं और अगली हाउसवाइफ बन करके अपनी ड्यूटी नहीं करूंगी, अब समय है खुद के लिए जीने का और खुद को चेंज करने का। इतना कह करके वो एक बड़ी सी शॉप के अंदर एंटर कर जाती है। इधर एडिन भी उसे ढूंढते हुए उस शॉप तक पहुंच जाता है जहाँ जिया शॉपिंग कर रही होती है, जहाँ शॉप के मैनेजर उसे बताती है कि मैडम तो अंदर चेंजिंग रूम में है। जिस पर विक्टर सोचने लग जाता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि बॉस की एंटीडोट एक बदसूरत सी दिखने वाली हाउसवाइफ होगी। अब एडिन भी उसके आने का बाहर वेट करने लगता है, पर जिया जैसे बाहर निकलती है तो सभी उसे देख करके देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ तक कि सारे गार्ड्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एडिन भी उसे देखते ही रह जाता है। तभी जिया की नजर एडिन पर पड़ती है और वो उसे कहती है क्या तुम भी यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो? तो एडिन कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर टाई लेने के लिए आया था, क्योंकि तुमने कल रात मेरी टाई फाड़ दी थी। इतना कह करके वो उसे टाई बांधने के लिए देता है, जिस पर जिया बहुत प्यार से उसे टाई बांधने लगती है। एडिन सोचता है कि वाकई में इसके छूने से मुझे कोई भी एलर्जी नहीं हो रही है। वहीं जिया अपने मन में उसे टच करते हुए सोचती है कि कितना हैंडसम है, कल रात में मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। और वो शॉप के मैनेजर से कहती कि इस टाई के कितने पैसे है मैं इसे पे करूंगी, जिस पर वो बताती कि 3 लाख। ये सुन करके तो जिया शॉक्ड रह जाती है। जहाँ एडिन मैनेजर से कहता है कि जिया ने जितने भी कपड़े ट्राई किए सभी पैक कर दो, ये सब मेरी तरफ से जिया के लिए गिफ्ट होगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक मेल मॉडल इतने पैसे कैसे अफोर्ड कर सकता है। जहाँ मैनेजर बताती है कि मिस्टर एडिन है और ये मॉल भी इन्हीं का है। ये सुनकर के जिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और वो एडिन से पूछती है कि क्या आप मेल मॉडल नहीं है, जिस पर एडिन उसे अपना परिचय देते हुए अपना पूरा नाम बताता है। ये सब देख करके तो विक्टर काफी हैरान होता है कि आखिर बॉस इतनी पोलाइट किसी के साथ में कैसे हो सकते हैं। कुछ देर के बाद में जिया एडिन के सामने बैठ करके उसके बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि एडिन कितना खतरनाक और पावरफुल इंसान है और इस शहर का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। यहाँ पर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने कल रात में एक माफिया किंग के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया है और यहाँ पर वो उसके सामने फौरन से कहती कि मुझे माफ करिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानती थी कि आप कौन है। तो एडिन कहता है कि कोई बात नहीं है, वैसे मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि तुम पहली ऐसी औरत हो जिसके छूने के बाद में मुझे कोई भी फिजिकल रिएक्शन नहीं हुआ है और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी बीमारी क्योर हो सकती है। अगर चाहो तो तुम मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनकर के तो जिया थोड़ी सी घबरा जाती है और फौरन से कहती कि लेकिन मैं तो मैरिड हूँ, इस तरीके के रिश्ते अच्छे नहीं होते, लोग आपको मेरी मिस्ट्रेस समझेंगे। अगर आपको ऐसे रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं तो फिर मैं तैयार हूँ। इस बात पर एडिन कहता है कि फिर ठीक है, अगर ऐसे रिश्ते इतने ही खराब होते तो मैं तुम्हें विधवा बना देता हूँ, फिर तो सब कुछ सही हो जाएगा, फिर मुझे तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस भी नहीं कहेगा। ये सुनकर के तो जिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि एडिन एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसके दिमाग में डार्क थॉट ही आते हैं। इसीलिए वो फौरन से उससे कहती कि आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि मैं जल्दी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने वाली हूँ। इनकी सारी बातें सुन करके तो विक्टर के कान से धुआं फेंक देता है और वो सोचता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि बॉस एक औरत की मिस्ट्रेस तक बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इधर एडिन कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन पर मंथ पे करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के तो जिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहती कि ठीक है मैं तैयार हूँ, जिस पर एडिन कहता है कि फिर ठीक है, इस एग्रीमेंट को पढ़ करके साइन कर देना। अभी वो ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तब तक जिया के पास में उसके हस्बैंड शैन की कॉल आ जाती है, जिस पर जिया उसका फोन रिसीव करती है तो उससे कहने लग जाता है कि इतनी लेट हो गई है, आखिर तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कि माँ को तुम्हारी जरूरत है? ये सुनकर के जिया उसे डांटते हुए कहती कि बकवास करना बंद करो। तो शैन कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, हमें मिल करके बात करने की जरूरत है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे डिवोर्स देने की बात मत करना। तभी एडिन जानबूझकर के तेज आवाज में पूछता है कि क्या ये तुम्हारे हस्बैंड का कॉल है? उसकी आवाज सुनकर के शैन उससे पूछता है कि क्या तुम किसी आदमी के साथ में हो? ये सुनकर के जिया एडिन से चुप रहने के लिए कहती है, पर एडिन तो उसका फोन छीन लेता है और उसे अपने करीब खींच करके उसे किस करने लग जाता है। अब जिया उसकी बातों का जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से शैन चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए तुम बाहर जाकर के दूसरे मर्दों के साथ में अभी से नहीं घूम सकती हो। जहाँ जिया खुद को एडिन से दूर करने के लिए उसके लिप पर बाइट कर लेती है और शैन से कहती कि मैं तुमसे कल मिलती हूँ। इतना कह करके वो जल्दी से कॉल काट देती है और एडिन से कहती कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर एडिन कहता है कि मैं तो तुम्हारा मिस्ट्रेस हूँ ना, तो मैं तो बच्चन वाली हरकतें करूंगा, ये तो लाजमी है, और वैसे भी मैं खुद को छुपाने वाली हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं जो भी कुछ करता हूँ खुलेआम करता हूँ। इतना कह करके वो बाहर आता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जिया का डिवोर्स फाइनल करवाओ। अब अगले दिन शैन जिया का वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। जहाँ जिया जैसे रेस्टोरेंट में एंटर करती है, जिसे देख करके तो
वो बिल्कुल से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो पहले वाली अगली जिया नहीं रह गई थी। और वो उसे कहता है कि तुम तो कितनी सुंदर हो गई हो। तो वो कहती है कि ये सब तुम्हें पिछले 8 सालों में मुझसे कहना चाहिए था। इस बात पर शैन अपने और अपनी माँ की तरफ से उससे माफी मांगने लगता है, पर जिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स और पैसे दोनों चाहिए। इस बात पर शैन भड़क जाता है और कहता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है जो तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। इतने पर जिया उस वीडियो को प्ले कर देती है जिसमें कि वो मिंग के साथ में रोमांस कर रहा था, जिसे देख करके तो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। जिया उससे कहती है अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं कुछ और भी ज्यादा बुरा करूँ तो फौरन से मुझे डिवोर्स देकर के पैसे ट्रांसफर कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और अब हम जल्दी ही कोर्ट में मिलेंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखना चाहती हूँ। जिस पर शैन कहता है कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे 8 साल की भरपाई कर सकूं। इतने पर वहाँ पर एक लॉयर आती है और बताती है कि मेरा नाम यान है और मैं जिया की लॉयर हूँ। उसका बिजनेस कार्ड देख करके तो शैन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वो एडन की पर्सनल लॉयर थी और उसे कौन नहीं जानता था। जिया भी काफी यहाँ पर हैरान होती है क्योंकि उसने कभी उसे हायर किया ही नहीं था। यहाँ पर यान शैन को एक फाइल पकड़ा करके कहती है कि इसमें सारे डिटेल्स है, तो इसे पढ़ करके फौरन से इसे साइन कर देना, वरना मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगी। इतना कह करके वो जिया को अपने साथ लेकर के चली जाती है। तो जिया उससे पूछती कि मैंने तो आपको हायर नहीं किया था और ना ही हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जिस पर यान एडिन की कार की तरफ इशारा करते हुए बताते कि मैं तो एडिन की लॉयर हूँ और उन्होंने मुझे भेजा था आपके लिए। जहाँ एडिन कार से उतर करके उसके सामने आता है और उसे अपने साथ लेकर के प्राइवेट स्वीट पर चला जाता है, जहाँ बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रखे होते हैं जिया के लिए, जिसे देख करके तो काफी हैरान रह जाती है और इतने बड़े होटल को देख करके पूछती कि ये तो काफी महंगा लग रहा है, इसका किराया तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो विक्टर बताता है कि ज्यादा नहीं, बस एक रात के 2 मिलियन। ये सुन करके तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाता है और वो कहती कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है तो एडिन उसे रोकता है, जहाँ विक्टर उसे बताता है कि ये होटल बॉस का ही है और ये स्वीट तो उनका फेवरेट है, इसीलिए आपको यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी एडिन उसे इशारा करता है और उसके एक इशारे पर विक्टर जिया को ब्लैक कार्ड निकाल करके दे देता है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं थी। जहाँ एडिन जिया से कहता है कि तुम इसमें से जितना चाहो उतने पैसे खर्च कर सकती हो, इससे तुम्हारी सैलरी का कोई भी मतलब नहीं होगा। इतना कह करके वो उसे बहुत प्यार से किस करता है और वहाँ से अपने एक इम्पोर्टेंट माफिया बिजनेस डीलिंग के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद में विक्टर के पास कॉल आता है कि एडिन के ऊपर उसके एनिमी ने हमला कर दिया है। ये सुनकर के जिया कहती कि तुम्हें तो तुम्हारे बॉस के पास होना चाहिए था। तो जिस पर विक्टर कहता है कि पर बॉस का हम सबको ऑर्डर है कि हमें आपको प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जिस पर जिया कहती कि भला मुझे क्या होगा, तुम्हें अभी के अभी अपने बॉस के पास जाना चाहिए। अब उसका ऑर्डर मान करके वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में एडिन जब वापस लौट करके आता है तो जिया देखती कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए वो बहुत प्यार से उसके घाव पर पट्टी करने लगती है। इतने पर तो एडिन काफी ज्यादा रोमांटिक होने लगता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब तक तो विक्टर भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है कि बॉस मैंने आज आपके ऑर्डर को नहीं माना है और इसके लिए मुझे खुद को पनिशमेंट तो देना ही होगा। इतना कहकर कि वो खुद को हर्ट करने ही वाला होता है, पर तब तक जिया फौरन से उसे रोक देती है और एडिन से कहती कि मैंने इसे आपके पास भेजा था। तो एडिन कहता है कि आज तो मैं जिया के कहने पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। इस बात पर विक्टर खुश होकर के जिया का हाथ पकड़ करके कहता है कि थैंक यू मेरी प्यारी सी भाभी। अब उसका हाथ पकड़ा हुआ देख करके तो एडिन के गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और उसकी जलती हुई निगाहों को देख करके विक्टर फौरन से पीछे हट जाता है। जहाँ एडिन बहुत कोल्डी तरीके से पूछता है कि जिया के हस्बैंड शैन का क्या चल रहा है। तो विक्टर बताता है कि हमारे आदमियों ने उसे अच्छे से सबक सिखाया और उसे खूब पीटा है। इधर शैन मार खाने के बाद में अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहाँ पर मिंग आती है और उसे छूने लगती है, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छुओ मत, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है मार खाने की वजह से। तो मिंग कहती है कि फिर तुम अभी तक अस्पताल क्यों नहीं गए। तो शैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता हूँ। अरे मुझे इस बात का डर है कि कहीं जिया के आदमी फिर से मुझे ढूंढ करके पीटने न लग जाए। ये सुनकर के मिंग काफी हैरान हो जाती है और कहती कि जिया इतनी पावरफुल कब से बन गई। तो वो बताता है कि वो कोई पावरफुल नहीं है, उसका अफेयर इस शहर के माफिया किंग एडिन के साथ में चल रहा है। ये सुनकर के तो मिंग काफी खुश हो जाती है और उससे कहती कि अब जल्दी से तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो शैन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अब फाइनली वो उसे डिवोर्स दे देता है। जहाँ जिया खुश होकर के कोर्ट से बाहर निकलती है और बहुत ही ज्यादा फ्रेश महसूस कर रही होती है और सोचती कि फाइनली वो ऐसे खोखली मैरिज से बाहर आ गई। तभी वो मिंग को देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस हो ना, अब तुम आराम से उसे खुल करके मिलजुल सकती हो। इतना कहकर के वो जानबूझ करके अपने सैंडल का हिल उसके पैर पर हिट कर देती है, जिस पर मिंग कहती कि इतना इतराने की जरूरत नहीं है, शैन ने तुम्हारे जैसी बांझ और बूढ़ी औरत को डिवोर्स दे दिया। इस बात पर जिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुमने तो मेरा फेंका हुआ कचरा अपना लिया है, तुम तो मेरे सामने बोलने के लायक भी नहीं हो। इतना कहकर कि वो उसे धक्का देकर के वहाँ से चली जाती है। अब शैन भी कुछ देर के बाद में कोर्ट से बाहर निकलता है, जहाँ मिंग उसके पास जाकर के उससे कहती कि तुमने डिवोर्स के बदले उसे 2 मिलियन से दी, अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा। तो शैन कहता है कि तुम्हें तो चाहती थी कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं, और क्या डिवोर्स फ्री में हो जाता है। अगर तुम मेरे साथ में नहीं रहना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। इस बात पर मिंग भड़क जाती है और कहती कि तुमने तो कहा था कि डिवोर्स के बाद में तुम मुझसे शादी कर लोगे, फिर तुमने मुझे छोड़ने की बात कैसे कह दी। इस बात पर शैन उसे गले से लगा कर कहता है कि मुझे माफ कर दो बीवी, मैं तो बस गुस्से में ऐसा कह दिया था।
पर अब मैं जिया को नहीं छोड़ने वाला हूँ। दूसरी तरफ एडवोकेट यान जिया को बधाई देती उसका डिवोर्स फाइनल होने के लिए। जिया उसे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ती तो वो पीछे हट जाती और कहती कि मिस्टर एडिन के लोगों को हाथ लगाना मना है। वैसे आपने मुझे इतना अच्छा ब्रेसलेट दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ एडिन कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि कोई और भी है जिसे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए, तो वो कहती कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। इतना कह करके वो अंदर से बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर के आती है जिसे देख करके तो एडिन एकदम खुश हो जाता है, पर वो उसी ना देख करके विक्टर की तरफ चली जाती है और कहती कि आपके लिए ये आपके बहुत काम आएगा। ये देख करके तो एडिन की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। बेचारे विक्टर की तो फटी पड़ी होती, इसीलिए वो एडिन से धीरे से पूछता है कि बॉस क्या ये गिफ्ट मैं ले सकता हूँ भाभी जी से। तो एडिन काफी कोल्डी तरीके से कहता है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वो बस एक खिलौने जैसा चीज है। इतना कह करके वो वहाँ से उठ करके चला जाता है, जिस पर विक्टर भी उसके पीछे जाता है, जिसे देख करके एडिन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें चल करके इससे एक बार फाइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इस बात से तो विक्टर एकदम हैरान रह जाता है। जहाँ कुछ देर के बाद में विक्टर फूले हुए फेस के साथ में बाहर निकलता है, जिसे देख करके तुझिया एकदम हैरान रह जाती है और पूछती है कि आपको ये चोट कैसे लग गई। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी जी, मुझे इस टाइप की चीजें फिर से कभी भी गिफ्ट मत करिएगा, कुछ ऐसा दीजिएगा जिससे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। इतना कह करके वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। जहाँ जिया एडिन का फेस देख करके कहती है क्या मिस्टर एडिन गुस्से में है। तो वो कहता है कि भला मैं क्यों गुस्सा होने लग गया। इतने पर जिया उसे किस करती है, फिर होना क्या था, एडिन पे एकदम से रोमांटिक होने लगता है और किस करते हुए उसे अपने बाहों में उठा करके बेडरूम तक ले जाता है। पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो प्रोटेक्शन ढूंढने लगता है। तो जिया कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इनफर्टाइल हूँ। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर बैठते हैं। अगली सुबह जिया जब उठती है तो एडिन उसके लिए पानी लेकर के आता है। तभी वो अपने हाथ में एक डायमंड का ब्रेसलेट देखती है और पूछती कि ये आपने मुझे कब पहना है। तो एडिन एकदम बेशर्मों की तरह कहता है कि थर्ड राउंड के बाद में तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल पाया कि मैंने तुम्हें इसे कब पहनाया। इस बात पर जिया का फेस एकदम एम्बैरेसमेंट से भर जाता है और वो कहती है कि मुझे आपने ये गिफ्ट क्यों दिया। तो एडिन कहता है क्योंकि तुमने सबको गिफ्ट दिया लेकिन तुम खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हो। जहाँ जिया सोचती कि मैं तो हमेशा ही दूसरों के बारे में खुद से पहले सोचती थी, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। इतने पर तो एडिन उसे गले से लगा करके कहता है कि आगे से सबसे पहले तुम खुद के लिए सोचोगी, फिर बाद में दूसरों के लिए सोचोगी और खुद से प्यार करना सीखो। एडिन की बातें सुनकर के जिया को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे थैंक्स करती। तभी उसके पास में उसके घर से उसकी आंटी की कॉल आती जो कि उससे कहने लग जाती कि हमने सुना है कि तुमने शेन को डिवोर्स दे दिया, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन तुमने हमें बताया तक नहीं। जिस पर जिया कहती कि मैं आज रात घर आकर के आपसे इस बारे में बात करूंगी। इतना कह करके वो कॉल काट देती है और सोचती कि आज मेरा बर्थडे है तो मुझे अपने घर जाकर के उनके साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। एडिन पूछता है कि तुम्हारे घर से कॉल था। तो वो बताती कि हाँ मैं बचपन से अपने अंकल और आंटी के साथ में पली बड़ी हूँ और आज मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। तो एडिन कहता है कि ठीक है, जिसके बाद में जिया अपने घर चली जाती है जहाँ उनके लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स और क्रैप्स लेकर के जाती है, जिसे देख करके उसकी आंटी तो काफी खुश हो जाती है। जहाँ उसके अंकल उससे पूछते कि तुमने शेन को डिवोर्स क्यों दे दिया। तो वो बताती कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करके सरवाइव कर रही थी, पर शेन मुझ पर चीट कर रहा था इसलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। इस बात पर उसकी आंटी कहती कि तुम तो ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और वैसे भी तुम दूसरे मर्द के साथ में उसकी मिस्ट्रेस बनकर के ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती हो। ये सुनकर के जिया कहती कि आप मेरी आंटी होकर के ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं। जिस पर उसके अंकल कहते कि तुम्हारे आंटी के कहने का मतलब ये नहीं था, डिवोर्स कोई अच्छी चीज नहीं होती और एक डिवोर्सी औरत को समाज वाले गलत निगाहों से देखते हैं, उसकी कोई भी इज्जत नहीं रह जाती है। तो वो कहती कि मुझे समाज वालों से कोई भी मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ को और भी अच्छा और बेहतर बनाऊंगी। जिस पर उसकी आंटी कहती है घंटा बेहतर बनाओगी, मैं तुम्हारे अंकल के फ्रेंड को जानती हूँ, उनकी वाइफ मर चुकी है, तो चुपचाप से उस बुढ़े से शादी करके अपनी लाइफ बिताओ। इस बात पर जिया भड़क जाती है और कहती कि मेरी लाइफ के बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो अंदर जाकर के बैठ जाती है और अपने फोन में बैंक वालों को मैसेज देख करके सोचती कि सिर्फ बैंक वालों को ही मेरा जन्मदिन याद है। तभी उसके पास में एडिन की कॉल आती है और उससे कहता है कि आज के दिन तुम मेरे साथ में नहीं बिताओगी। ये सुनकर के वो कहती कि मैं समझी नहीं। जिस पर एडिन उसे उसका बर्थडे विश करता है। ये सुनकर के वो काफी हैरान हो जाती है और काफी खुश भी होती कि उसे उसका बर्थडे याद है और उसे फौरन से धन्यवाद कहती है। जहाँ एडिन से बात करने के बाद में वो अपने घर वालों की बातें सुनने लगती है, जहाँ उसकी आंटी और उसकी कजन सिस्टर उसके एलिमनी के पैसों के बारे में डिस्कस कर रहे होते कि अगर अब वो यहाँ पर रहती तो अब हम उसे फ्री में नहीं रखेंगे, क्योंकि जिया अब उन्हें बोझ जैसी लगने लगी थी। उनकी इतनी गिरी हुई बातें सुन करके तो जिया का दिल टूट करके रह जाता है और वो बाहर आकर के कहती कि मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती, इसलिए सब मेरे पैसों के बारे में बात कर रहे, किसी ने भी मेरी फीलिंग के बारे में नहीं सोचा। इस बात पर उसकी आंटी उसके ऊपर भड़क जाती है और उसे उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देती है। इतनी पर तो जिया का भी पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में आकर के डिनर टेबल ही उलट देती और वहाँ से चली जाती है और अकेले बस स्टॉप पर बैठ कर क्रैप्स खाते हुए फुट फुट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एडिन आता है और उसे अपना जैकेट पहनाता है और उसे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। जिस पर वो झूठ बोलते हुए कहती कि आज मैंने इतने महंगे क्रैप्स खरीदे थे जो कि मैंने कभी भी नहीं खाया था और ये एकदम टेस्टी नहीं, बिल्कुल बेकार है। इस बात पर एडिन हंसते हुए उससे कहता है कि फिर मेरी स्वीट हार्ट क्या खाना चाहती है। जिस पर वो कहती है कि मैं मीट खाना चाहती हूँ। इतना कह करके उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है और टेबल भी खाली नहीं होता है। ये सुनकर के जिया काफी डिसअपॉइंट हो जाती है, जिसे देख करके
विक्टर एडिन के एक इशारे पर नोटों से भरा बैग लेकर के वहाँ पर खड़ा हो जाता है और चिल्ला चिल्ला करके कहने लग जाता है कि जो भी अपना टेबल छोड़ेगा उसे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर के तो वहाँ भीड़ लग जाती है और सभी अपने टेबल छोड़ करके पैसे उठाने लगते हैं। ये सब देख करके जिया कहती कि आप क्या कर रहे हैं, पैसे कोई पेड़ पर नहीं फलते हैं जो कि आप उन्हें इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। तो एडिन कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पैसे कोई भी मायने नहीं रखते हैं, मैं तुम्हारे एक पल की खुशी के लिए सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर के जिया काफी खुश होकर के उसे गले से लगा लेती है और देखते देखते सारा रेस्टोरेंट खाली हो जाता है। जहाँ डिनर करने के बाद में जिया उससे कहती कि पहली बार किसी ने मेरा जन्मदिन मनाया है, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडिन कहता है कि अभी तो सारा शहर तुम्हारा बर्थडे देखेगा। इतने पर फायर फ्लैश होता है जिसमें लिखा होता है कि जिया हैप्पी बर्थडे, जिसे देख करके जिया काफी खुश हो जाती है और एडिन को बहुत प्यार से किस करती है और इस तरीके से उसका बर्थडे काफी स्पेशल बन जाता है। और ये फायर फ्लैश शैन भी देख रहा होता है और उसे अंदाजा लग जाता है कि ये किसके लिए है और वो कहता है कि लालची औरत, अब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लेकर के आऊंगा। इधर एडिन और जिया का रोमांस चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक से विक्टर कबाब में हड्डी बने टपक पड़ता है, जिसे देख करके विक्टर सहित उन दोनों का फेस एम्बैरेसमेंट से भर जाता है। तो एडिन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या काम पड़ गया था जो कि तुम अचानक से यहाँ पर टपक पड़े। तो विक्टर बताता है कि शैन लाइव स्ट्रीम करके भाभी के खिलाफ उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहा है जिसे 50,000 लोग देख रहे हैं। ये सुनकर के जिया जब उस लाइव स्ट्रीम को देखती है तो उसे पता चलता है कि शैन सबसे बता रहा होता है कि जिया एक बच्चलन टाइप की औरत है जिसने 8 साल की शादी बर्बाद कर दी उस पर चीट करके, क्योंकि वो एक रिच आदमी की मिस्ट्रेस बन गई है और मुझे और मेरी बीमार माँ को छोड़ करके चली गई। इतना कह कर कि वो अपनी माँ की तरफ कैमरा घुमा देता है जहाँ उसकी माँ और भी ज्यादा बीमार पड़ने का नाटक करने लगती है। जहाँ शैन सबके सामने बताने लग जाता है कि कल रात आप लोगों ने बर्थडे वाला फायर फ्लैश तो देखा ही होगा जिसमें कि जिया का नाम मेंशन था जो कि उसके अमीर आशिक ने ही करवाया था। ये सब सुनकर के पब्लिक जिया के खिलाफ हेट कमेंट्स करना शुरू कर देती है और ये सब देख करके तो एडिन का मूड एकदम खराब हो जाता है और वो विक्टर से कहता है कि तुरंत इसे अभी के अभी बंद करवाओ। तो जिया कहती है कि ये सब आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका हिसाब लूंगी। इतना कह करके वो खुद उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करती और कहती कि अब अपना भी करतूत सबके सामने आने दो। इतना कहकर कि वो मिंग के साथ वाली वीडियो वहाँ पर प्ले कर देती है जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। ये देख करके तो शैन के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। इतना कम नहीं था कि उसके पास में कंपनी से कॉल आ जाती है कि हम तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस आदमी को अब कंपनी में और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी का नाम बदनाम हो रहा है, जो कि मिंग के साथ में खुलेआम रोमांस कर रहा है कंपनी के अंदर। इतना कहकर कि वो कॉल काट देते हैं। अब तो शैन के हाथ से सारा कुछ निकल जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। अब नाइट में एडिन जब घर वापस लौट करके जाता है तो वो जिया को देख करके पूछता है कि ये सब क्या है। तो जिया बताती कि उस लाइव स्ट्रीम की वजह से मुझे 1 लाख फॉलोअर्स मिल गए हैं और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे सामान के प्रचार करने के ऑफर्स आ रहे हैं और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर के एडिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर के जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे 5 मिलियन पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस काम का असर मेरी जॉब पर नहीं आएगा। तो एडिन स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लाइव स्ट्रीम के सारे अरेंजमेंट करवा दूंगा। ये सुनकर के वो कहती कि आपके पास तो हर चीज का सोल्यूशन होता है। इतना कहकर के वो उसके करीब चली जाती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर एडिन उसे रोक देता है और विक्टर की तरफ देखता है जो कि उनके सर पर खड़े होकर के उन्हें देख रहा होता है, जिसे अचानक से एहसास होता है कि ये वो क्या कर रहा है और वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। जहाँ जिया उसे किस करने के बाद में शावर लेने के लिए चली जाती है तो एडिन बेचारा कहता है कि वो मुझे प्रोवोक करके चली गई, अब मुझे भी कोल्ड शावर लेना पड़ेगा। अगले दिन एडिन एकदम माफिया वाले फॉर्म में आ जाता है जहाँ उसके सारे गार्ड्स एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीट चुके होते हैं और वो एडिन के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। पर विक्टर उससे कहता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा जी लिया है, आज मैं तुम्हें टपकाने वाला हूँ। तभी एडिन जिया का लाइव स्ट्रीम देखने लगता है और सभी से शांत रहने के लिए कहता है, जहाँ वो देखता है कि जिया सैनिटरी पैड्स के प्रचार कर रही होती है। जहाँ एक बॉडीगार्ड विक्टर से कहता है कि हमारे बॉस जो कि सबका काम तमाम करते फिरते, उनकी जिंदगी में मर्सी नाम की कोई भी चीज नहीं, आखिर वो पैड के प्रचार क्यों देख रहे हैं। पर एडिन तो उसे देखे ही जा रहा होता है और यहाँ पर सारे गार्ड पूरी तरीके से शॉक्ड होते हैं। जहाँ जिया को देखते देखते बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं। ये देख करके उसकी कंपनी वाले काफी खुश हो जाते हैं और जिया एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती। इधर विक्टर काफी परेशान हो जाता है और वो पूछता है कि बॉस क्या हम इस आदमी को टपका दें। तो एडिन कहता है कि मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया है, इसीलिए इसके पैर हाथ तोड़ करके बस छोड़ दो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और पीछे सारे लोगों को शॉक्ड छोड़ जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी की जिंदगी नहीं बख्शी थी। कुछ देर के बाद में जिया उसे एक रेस्टोरेंट में मिलती है और कहती है कि आज का डिनर मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी कामयाबी जो हासिल की है। इतना कह करके वो उसके साथ में डिनर करती है, जिसके बाद में उसका बिल पे करने के लिए काउंटर की तरफ जाती है, जहाँ वो एडिन के छोटे भाई जून को देखती है जो कि अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके एडिन का मजाक बना रहा होता है और कह रहा होता है कि एडिन तो वो फैमिली का फेंका हुआ पर्सन है जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ये सब सुनकर के जिया से रहा नहीं जाता है और वो जून से उलझ जाती है। जहाँ जून के फ्रेंड्स कहते हैं कि पागल औरत, लगता है कि तुम मरना चाहती हो, क्या तुम जानती भी कि जून वो परिवार का प्रिंस
प्रिंस है? तो जिया कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ब्रिलियंट इंसान हो, परिवार का प्रिंस हो। इस बात पर जून फायर हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर एडिन आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। जहाँ फौरन से एडिन के आदमी आकर के उसे पकड़ लेते तो एडिन कहता है कि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना। इतना कहकर के वो जिया को लेकर के बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे आदमी इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ एडिन उसे बताने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा से एक अनलकी बच्चा समझते थे, पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है। जिस पर जिया उसे पीछे से हक करके कहती है पर आप मेरे लिए बहुत लकी हैं, जब से आप मेरी जिंदगी में आए मुझे पैसों की कोई भी कमी नहीं रह गई है। ये सुनकर के एडिन उसे गले से लगा लेता है। इधर शैन जिया की वीडियोस देख करके सोचता है कि तू बड़े मकाम पर पहुंच गई है। इतनी पर वहाँ पर मिंग आकर के कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे चाटा लगा दिया है। तो शैन कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो, जा करके मेरी माँ को चुपचाप से खाना खिलाओ। जिस पर मिंग कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, ऊपर से मैं यहाँ पर बैठ करके तुम्हारी माँ की सेवा कर रही हूँ और तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझे ज्ञान दे रहे हो। देखो ना, मैंने कितने टाइम से कपड़े भी नहीं खरीदे। इस बात पर शैन भड़क जाता है और कहता है कि दिख नहीं रहा है तुम्हें कि मैं भी चड्ढे में घूम रहा हूँ, इसीलिए चुपचाप से जाकर के मेरी माँ की सेवा करो, बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, यही बहुत है। इस बात पर मिंग कहती कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतने भिखारी और गरीब टाइप के इंसान होगे तो मैं तुम्हें कभी भी चूज नहीं करती। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब शैन के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए वो जिया के ऑफिस के बाहर जाकर के उसका वेट करने लग जाता है। जब जिया की कार आती और वो बाहर निकलती तो उसे पकड़ करके कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। इस बात पर जिया उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि चीटिंग की कोई भी माफी नहीं होती, क्योंकि चीटिंग कोई मिस्टेक नहीं होता है, वो हमेशा होशो हवास में किया गया अपराध होता है। इस बात पर शैन भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम खुद को सती सावित्री समझती हो? तुम भी एक ऐसी औरत हो जो कि रिच मैन के बिस्तर पर पैसों के लिए चढ़ गई है और खुद को हर रात उसके आगे सेल करती है, क्योंकि कोई भी मैन बिना किसी फायदे के किसी लड़की के लिए कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पर जिया भी पूरी बेशर्मी के साथ में कहती है कि हाँ, वो मुझे पैसों से सपोर्ट करता है और आज जो भी कुछ मेरे पास में सब उसी की वजह से। तो शैन कहता है कि फिर इसका मतलब यही हुआ कि वो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है और तुम उसे बेड पर सेटिस्फाइड कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, कम से कम वो तुम्हारी तरह तो नहीं है। यहाँ पर शैन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी अपनी इज्जत को ताक पे रखते हुए उसके सामने फिर से गिड़गिड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर मिंग आकर के कहती है कि आखिर तुम इस बुढ़िया के साथ में क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हम साथ में अब रहने लगे हैं? इस बात पर जिया कहती है कि अपनी गार्बेज को अपने साथ में ले जाओ, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वरना तुम दोनों को तुम्हारी असली औकात दिखाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर शैन था कि जिया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इस बात पर जिया उसे किक मार करके कहती कहीं जाकर के मर जाओ। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ लोग उन दोनों की फोटोज खींचने लग जाते हैं और कहती कि तू वही मिंग है ना जिसने की जिया का घर बर्बाद कर दिया, ये तो बस एक मिस्ट्रेस है। ये सब सुन करके मिंग अपना मुंह छुपा करके वहाँ से भाग खड़ी होती है। इधर एडिन की मदर जून के साथ में उसके पास आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने 2 कौड़ी की औरत के लिए अपने भाई को पीटा है। तो एडिन कहता है कि मेरी वुमेन बहुत अच्छी है, बेहतर ये हो कि आप अपनी बेटी को कुछ सिखाइए। इस बात पर जून कहता है कि माँ वो औरत एकदम बकवास है और 1 नंबर 1 की गिरी हुई है। इस बात पर एडिन विक्टर से पूछता है कि क्या आज वो कंपनी का कोई शिपमेंट है? तो वो बताता है कि हाँ, यूरोप में है। जिस पर एडिन उसे ऑर्डर देता है कि शिपमेंट बर्बाद कर दो और समुद्र में फिकवा दो। ये सुनकर के उसकी मदर भड़क जाती है और कहती है कि तुरंत अपना ऑर्डर वापस लो, वरना हमारी कंपनी को 300 मिलियन का नुकसान होगा। तो एडिन कहता है कि मेरी वुमेन के खिलाफ बोलने की सजा है और वो विक्टर से कहता है कि मेक श्योर करो कि इनकी कंपनी के साथ में बिना मेरी परमिशन के कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार न हो, वरना मैं एक लाइन से सबके पैर हाथ तोड़वा दूंगा। ये सुनकर के जून अपनी मदर से कहता है कि अभी इससे उलझना ठीक नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कह करके वो अपनी मदर को वहाँ से लेकर के चला जाता है। अब घर आने के बाद में एडिन के पास में उसके डॉक्टर की कॉल आती है, जो कि उससे पूछता है कि आपके प्रॉब्लम में कुछ सुधार है। तो एडिन बताता है कि नहीं, मुझे अभी भी दूसरी औरतों के क्लोज जाने से प्रॉब्लम है, सिवाय जिया की, क्योंकि मैं सिर्फ जिया को लाइक करता हूँ और उसी के लिए फील करता हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो वैसे भी तुम्हें ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी। तो एडिन कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ मेरे पैसे और पावर से प्यार करती, इसीलिए वो मेरे साथ में है। इतना कह करके वो कॉल काट देता है और जिया की तरफ देखते हुए सोचता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मेरे पैसे से प्यार करती है। अब अगले दिन जिया मार्केट से कुछ सामान खरीद करके जा रही होती है, तभी वो एडिन को बड़े बड़े टाइकून्स के साथ में बात करता हुआ देखती है। ये देख करके वो अपना मुंह छुपाते हुए सोचती कि मेरा रिश्ता एडिन के साथ में सिर्फ पैसे और बिस्तर तक ही है और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और यही सोच करके वो अपना मुंह छुपा करके वहाँ से जाने लगती है। पर एडिन उसे देख लेता है और अपने पास बुलाता है, जिसे देख करके वो आदमी पूछने लग जाता है कि ये कौन है। जिया तो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि वो एडिन के लिए बस एक मिस्ट्रेस की तरह है और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना इतने बड़े आदमी के लिए बात काफी ज्यादा अपमानजनक होगा। इतने पर एडिन उसे अपने करीब खींचता हुआ कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर के जिया शॉक्ड रह जाती है। एडिन बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही अच्छी एंकर है और बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंसर भी है। इस बात पर जिया उन्हें अपना अकाउंट शो करती है, जिसे देख करके वो आदमी काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ में काम करने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब इतना बड़ा डील पाने के बाद में तो जिया खुशी के मारे पागल हो जाती है कि अब तो उसके पास में पैसे ही पैसे होंगे। जहाँ विक्टर कहता है कि इससे भी बड़ी खुशी की बात तो ये है कि बहुत जल्दी आपको ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड
अनाउंस करने वाले हैं, जिसे सुनकर के तो लड़कियां जलेसी के मारे मर ही जाएंगी। उसकी बातें सुनकर के वो एडिन से कहती है क्या सच में आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? तो एडिन कहता है कि अब से तुम मुझे बेबी कह सकती हो। इतना कह करके एडिन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर विक्टर तो उन्हें बेशर्मों की तरह घूरे ही जा रहा होता है। जब एडिन उसे अपनी जलती निगाहों से देखता है तो विक्टर फौरन से कार से उतर करके भाग खड़ा होता है। अगले दिन जिया एडिन से कहती है कि मुझे गिफ्ट्स की कोई भी जरूरत नहीं, इसीलिए मुझे गिफ्ट मत दिया करिए, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, तो आप वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इस बात पर वो उसे 2 मिलियन फौरन से ट्रांसफर कर देता है। ये देख करके वो काफी खुश हो जाती है और कहती कि अब मेरी बारी अपनी मिस्ट्रेस की ड्यूटी निभाने की। इतना कह करके वो उसे खींच करके अपने साथ लेकर के चली जाती है। अगले दिन विक्टर भागता हुआ आता है और बताता है कि आपके बचपन की लवर जेनी आपसे मिलने के लिए आई है। अब जेनी जैसे ही एडिन को देखती है तो वो उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि आप एक औरत के साथ में रहने लग गए हैं। तो एडिन उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, जहाँ वो सोचने लग जाती है कि इसी तो औरतों से एलर्जी, फिर एक औरत के साथ में कैसे रह सकता है। तभी विक्टर आकर के बताता है कि भाभी आ रही है। ये सुनकर के जेनी सोचती कि होगी कोई बदसूरत डिवोर्सी हाउस वाइफ जिसने की एडिन को अपने जाल में फंसा रखा है। पर जिया जैसे ही अंदर आती है सारे बॉडीगार्ड्स अटेंशन में हो जाते हैं, जिसे देख करके जेनी सोचती कि तो दिखने में ठीक ठाक लग रही है। तभी जिया पूछती कि ये कौन है, तो जेनी बताती कि मैं एडिन के बचपन की लवर हूँ। इस बात को क्लियर करते हुए एडिन कहता है कि इसकी फैमिली के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध है, पर मैंने इससे कभी भी ये बात नहीं कहा कि मैं इसे चाहता हूँ। और वो जेनी से कहता है कि अब चलो जिया को जल्दी से भाभी को। इस बात पर जेनी भड़क जाती है और कहती कि आप इसके जैसे यूज्ड अप औरत के लिए मुझे ठुकरा रहे हैं। इस बात पर एडिन कहता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, जिस पर जेनी बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है, पर वो जिया को भाभी नहीं कहती है। उसे बेहोश होता हुआ देख करके गार्ड्स उसे पकड़ करके अंदर लेकर के चले जाते हैं, लेकिन जेनी के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो एडिन को बिना किसी लालच के प्यार करती थी। और यहाँ पर जेनी गुस्से में आकर के जिया के स्टूडियो में तोड़-फोड़ करके बैठी होती, जिसे देख करके जिया कहती कि तुमने क्या किया। तो जेनी कहती कि देखो तुम एडिन के लायक नहीं हो, इसीलिए 10 मिलियन लेकर के उसकी जिंदगी से दफा हो जाओ। जिस पर जिया कहती कि आज का तुमने मेरा ब्रॉडकास्ट खराब करके 10 मिलियन का ऑलरेडी नुकसान करवा दिया। तो जेनी कहती कि मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा दूंगी, मैं तुम्हें 80 मिलियन ऑफर करती हूँ। तो जिया कहती कि भला मैं 80 मिलियन के लिए एडिन को क्यों छोड़ूंगी, वो मुझे इससे कहीं ज्यादा दे सकता है। इस बात पर जेनी अपने गार्ड्स को बुलाती है और कहती कि तुम्हें पता भी है कि मैं खुद भी एक माफिया गैंगस्टर की बेटी हूँ, तुम्हें गायब करवाने में मुझे जरा सा भी देरी नहीं लगेगी और तुम्हारी जैसे बाजारू औरत को कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। ये सुनकर के जिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती कि ठीक है तुम मुझे वो पैसे दे दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एडिन की लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। जिस पर जेनी उसे चेक देते हुए हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जिया का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो दुखी होने के बजाय काफी ज्यादा चेक देख करके खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एडिन जिया के लिए रिंग खरीद करके उसे प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है, पर वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो जिया की जगह जेनी को देख करके शॉक्ड हो जाता है और जिया उसे पूरे घर में कहीं भी नहीं दिख रही होती। तो जेनी उसे बताती है कि वो एक लालची औरत थी जो कि 80 मिलियन लेकर के आपको छोड़ करके जा चुकी है। तो एडिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई सिर्फ ऐसे ऑफर करने की। जिस पर जेनी उससे कहती है क्या आपको उसका असली चेहरा नहीं दिख रहा है, उल्टा आप मुझ पर भड़क रहे हैं। वो आपसे नहीं बल्कि आपके पैसे से प्यार करती है, पर मेरा प्यार आपके लिए सच्चा है। इस बात पर एडिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी नजरों से कहीं दूर चली जाओ और मुझे तुम्हारे खिलाफ रूठ बनने पर मजबूर मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। जेनी यहाँ पर बच्चों की तरह उसके आगे जिद करने लगती। तो एडिन कहता है कि जो लोग मेरी बात नहीं मानते मैं उनके साथ में क्या करता हूँ मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। जहाँ विक्टर फौरन से उसके सामने खतरनाक डॉगी को लेकर के आता है और बताता है कि इसका नाम लियो है और इससे मिलने वाला लास्ट पर्सन अभी भी आईसीयू में है। इतने पर तो लियो उसके ऊपर भौंक पड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर के जेनी बेचारी बेहोश हो जाती है, जहाँ गार्ड्स उसे उठा करके ले जाते हैं। एडिन विक्टर से कहता है कि जिया को जितनी जल्दी हो सके ढूंढो। तभी उसके पास में जिया का मैसेज आ जाता है विद लोकेशन, जिसे देख करके एडिन फौरन से जिया के पास पहुंच जाता है, जिसे देख करके वो जल्दी से अंदर खींच लेती है और कहती है कि मैंने जेनी से 80 मिलियन लेकर के आपको छोड़ने का वादा किया था, अगर वो आपको मेरे साथ में देख लेगी तो ना जाने वो मेरे साथ में क्या करेगी। जिस पर एडिन कहता है कि 80 मिलियन देख करके तुमसे रहा नहीं गया, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो। इतना कह करके वो उसे उठा करके ले जाकर के बेड पर पटक देता है। जिस पर जिया कहती कि देखिए जेनी मुझे धमका रही थी तो मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ता, और वैसे भी इतनी बड़ी रकम खुद चल करके मेरे पास में आ रही थी तो मैं उसे कैसे मना कर सकती थी। ये सुनकर के एडिन डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए पैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जिया बेशर्मों की तरह कहती कि पैसों के साथ साथ मैं आपके भी लालची हूँ, मुझे आप भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। इतना कह करके वो उसे सीड्यूस करने लग जाती है, जिस पर एडिन भी बहक जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जिया के पास में जेनी की कॉल आती है, जिसे देख करके वो काफी डर जाती है और उसका वीडियो कॉल रिसीव करती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कह रही होती कि धोखेबाज औरत, तुमने पैसे भी ले लिए और एडिन को भी नहीं छोड़ा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। जिस पर एडिन कैमरे के सामने आकर के कहता है कि भले ही वो मुझे छोड़ना चाहे पर मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब जिया को उसके साथ में एक ही बिस्तर पर देख करके तो जेनी भड़क जाती है और कहती कि इस चुड़ैल को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इतना कह करके वो उसकी फैमिली वालों को दिखाती है, जिसे कि उसने किडनैप कर रखा था। जिन्हें देख करके तो जिया नौटंकी करते हुए कहने लग जाती कि मेरे प्यारे फैमिली वालों को कुछ भी मत करना, और मनी मन सोच रही होती कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब अच्छा हुआ कि
जेनी इनकी टांगे तोड़ करके रख दे। उसकी नौटंकी देख करके तो एडिन काफी हैरान रह जाता है, जहाँ जेनी उसकी फैमिली वालों को खूब पिटवाती है, जिसे देख करके जिया काफी ज्यादा रो रही होती है, नौटंकी कर रही होती है और छुप करके काफी खुश भी हो रही होती है। इधर शेन भी कहीं से टांगे तुड़वा करके आता है, जिसे एक अमीर और बदसूरत औरत सपोर्ट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इतना कहकर के वो उसे क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि मैं 2 दिन के बाद में तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊंगी। इतना कहकर के वो वहां से चली जाती। उसे देख करके तो शेन सोचता है कि तो मेरी लॉटरी है। इतने पर तो मिंग उसके ऊपर पानी फेंकते हुए कहती कि तुम फिर से दूसरी औरत की तलाश में निकल गए हो, अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। इतने पर शेन उसके ऊपर कुछ पेपर्स फेंकते हुए कहता है कि ये रहे 2 साल के हिसाब किताब, जितने भी मैंने तुम्हें पैसे दिए और गिफ्ट दिए सारे पैसे मुझे वापस करके यहाँ से जाना। इतना कहकर के वो घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपनी मदर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू मेड का व्यवस्था कर रहा हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती है पर तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं, फिर तुम ये सब कैसे करोगे। तो वो उन्हें बताता है कि एक अमीर औरत मुझे बहुत चाहती, वो थोड़ी सी बूढ़ी और अगली दिखती पर वो बहुत पैसे वाली है। ये सुनकर के उसकी मदर शॉक रह जाती है और कहती है क्या तुम खुद को बेचने वाली हो। तो शेन कहता है कि फिर क्या हुआ, अगर जिया ये सब कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी मिस्ट्रेस बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ जिया अपनी कॉलोनी की हाउसवाइफ को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेती है और उनकी काफी मदद करती है, ताकि उन्हें कोई अगली यूजलेस हाउसवाइफ न कह सके, क्योंकि वो ये सब कुछ फेस कर चुकी थी। इधर शेन उस मोटी औरत के साथ में होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं भी अमीर आदमी बन करके रहूंगा और जिया को दिखा दूंगा कि मैं भी कर सकता हूँ। इतना कहकर के वो ढेर सारी गोलियां खा करके मोटी के ऊपर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ एडिन जिया को अपने साथ एक ब्यूटीफुल जगह पर लेकर के जाता है और फाइनली उसके सामने नील डाउन होकर के उससे कहता है कि मैं एडिन अपनी सारी संपत्ति और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्या तुम इसके बदले मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर के तो जिया का आंख चमक उठता है और वो फौरन से हाँ कर देती है। जहाँ एडिन उसे बहुत प्यार से रिंग पहनाता है और किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जिया को उल्टी फील होने लगती है। ये देख करके एडिन कहता है कि इतने हैंडसम आदमी की किस करने पर तुम्हें उल्टी कैसे आ सकती है। ये सुनकर के जिया कुछ सोचने लग जाती है और कहती है कि आई थिंक मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर एडिन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से उसे गले से लगा लेता है। और अब हमें यहाँ से 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एडिन जिया के साथ में काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है, जिस पर जिया कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारा बेबी बॉय उठ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो एडिन कहता है कि मैंने बेबी को विक्टर को दे दिया है कुछ देर संभालने के लिए। इतना कहकर कि वो फिर से आगे बढ़ता है, तो जिया कहती है कि पर आपके गार्ड्स और विक्टर तो सिर्फ मारपीट करना और लोगों का काम तमाम करना जानते हैं, भला वो हमारे बच्चे को कैसे संभाल सकते हैं। दूसरी तरफ सारे बॉडीगार्ड्स बेबी स्टॉलर के पीछे चल रहे होते हैं और पूरी कोशिश कर रहे होते हैं जेंटलमैन बनने की, जहाँ जिया विक्टर को वीडियो कॉल करती है, पर गार्ड्स से उनका अग्रेसिव नेचर था, इसीलिए वो एक आदमी के ऊपर भड़क जाते हैं। जिस पर विक्टर कहता है कि तमीज से पेश आओ लोगों के साथ में, क्या तुम भाभी की रूल रेगुलेशन को भूल गए हो। जिस पर गार्ड तुरंत से पोलाइट होकर के उस आदमी से कहने लग जाता है कि यहाँ पर धुआं मत फैलाओ, ये सेहत के लिए सही नहीं है। विक्टर कहता है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं। इतने पर एडिन जिया से मोबाइल छीन करके रख देता है और कहता है कि मुझे मेरी वाइफ चाहिए, मुझे मेरी वाइफ की नीड है। इतना कहकर के उसके साथ में रोमांटिक होने लगता है और इसी रोमांटिक मोमेंट के साथ में इस ड्रामे के यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।